नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं मैं आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूँ और ये जो बैंक चलाने वाले जितने भी टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं या मेंबर्स ऑफ द बोर्ड है, उनके लिए ये चैनल है। आज का टॉपिक तो टिपिकली फ़ोकस रहेगा हेड ऑफ़िस फंक्शनरी पे। जो हेड ऑफ़िस में आपके केएमपीज़ है, की मैनेजमेंट पर्सनल है, सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है या मेंबर्स ऑफ द बोर्ड है, उनके लिए आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक एकदम नया है। अब आप तो देख ही रहे हैं कि रेगुलेशन किस तरह से बदल रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग द वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग थिंग्स। हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है कि कल जाके रिजर्व बैंक क्या करेगा। वी डू नॉट हैव एनी टूल टू इवेल्युएट व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल डू टुमारो। लेकिन हम लोग कुछ चीजें भाप लेते हैं। वी एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड। मैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ जो यूरोप में और अमेरिका में बहुत पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के जो रेगुलेटर्स है और वहाँ की जो संस्थाएं हैं यानी बैंक्स हैं, वो किस तरह से रेगुलेशन को देखती हैं और वो क्या करती है, उनकी तैयारी क्या होती है। इस सब्जेक्ट या टॉपिक का नाम है रेगुलेटरी इंटेलिजेंस, और मैंने इसको कन्वर्ट किया है रेगुलेटरी इंटेलिजेंस फॉर दी कोऑपरेटिव बैंक। ये टॉपिक क्या है, इसको किस तरह से देखना है, और एज एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट में आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। और फिर आपको आपके बैंक में ये बिल्ड करना है, एक इंटेलिजेंट डिस्क आपको बिल्ड करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो किस तरह से किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, और जो पुराने ज़माने में जो बैंक की ग्रोथ होती थी, वो सर्टेन पैरामीटर्स पे हम लोग देखते थे। क्या पैरामीटर्स होते थे भाई? प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है, ब्रांच एक्सपेंशन क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग सब देखते थे। बैंक अच्छा कर रही है ना, मेंबर क्या देखता था, डिविडेंड दे रही है ना। बैंक अगर डिविडेंड देती है तो बैंक अच्छी है। लेकिन आज के मायने में, आई मीन टुडेज वर्ल्ड, द थिंग्स हैव चेंज्ड। द बैंक्स, जैसे आपने देखा कि वो रिस्क बेस्ड प्रीमियम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कि आप किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हो, उसके ऊपर तुम्हारा रिस्क बेस्ड प्रीमियम डिटरमिन होगा। वैसे ही इट इज़ इंक्रीजिंगली ये डिसाइड किया जाएगा कि बैंक की एबिलिटी टू एंटिसिपेट, इंटरप्रेट एंड स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड टू द रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स। जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स रेगुलेटर हमारे बारे में करता है, या रिजर्व बैंक का गवर्नर हर 2 या 3 महीने के बाद में मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, हमें ढूंढना चाहिए हमारे लिए क्या उसमें कहा गया है, व्हाट इज बीइंग स्टेटेड फॉर दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जब हम ये इंटरप्रेट करना चालू करेंगे कि भाई अगली बार रेगुलेटर से क्या आने वाला है हमारे लिए, तो ये जो कैपेबिलिटी है कि आगे देखना, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जिस उसको ही कहा जाता है कि यही रेगुलेटरी इंटेलिजेंस है। शायद ये T1 या T2 बैंक ये शायद ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी T3 और T4 की बैंक है और T1 और T2 की बैंक भी इसको आत्मसात कर सकती है। व्हाट इज कॉमनली नोन एज रेगुलेटरी इंटेलिजेंस। तो हम हमें अभी रिजर्व बैंक ने वो कंप्लायंस के ऊपर धकेला है, एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर धकेला है, कंप्लायंस के ऊपर धकेला है, और रिजर्व बैंक ने और एक चीज के ऊपर धकेला है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। अगर हम लोग गवर्नेंस, डिसिप्लिन और ये सब चीजें अगर अच्छी तरह से देख सकते हैं, और हमारे पास लीगल अवेयरनेस अच्छा है, सुपरवाइजर की एक्सपेक्टेशन क्या है ये अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं, रिस्क फोरसाइट जिसको हम कहते हैं वो अगर अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम हमारी बैंक को आने वाले कल के लिए
हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हम आने वाले कल के लिए अगर तैयार नहीं करते हैं और पुरानी मेथड से अगर हम चलते रहेंगे, तो शायद फिर वो सेक्शन 35, सेक्शन 46, पेनल्टीज़ वगैरह ये सब चीज़ें आती रहेंगी, तकलीफ़ें बढ़ती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्टर को आगे चल के काफ़ी तरह से संकुचित किया जाएगा। इट विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बात तो सही है, लेकिन सर्वाइवल अगर करना है, तो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब जो इंस्पेक्शन का कंप्लायंस होता है या रेगुलेटरी गाइडलाइंस का कंप्लायंस होता है, यहाँ तक वो ठीक है। अगर आप सही तरह से कंप्लायंस करते हो, इसका मतलब ये है कि अ, आप एक सवाल का जवाब दे रहे हो, दैट आर वी फॉलोइंग द रूल्स? दैट इज़ कंप्लायंस। लेकिन रेगुलेटरी इंटेलिजेंस की जो बात है ना, वो एक स्टेज आगे की है। वो क्या स्टेज है? व्हाट इज़ द रेगुलेटर्स डायरेक्शन? व्हाई इट इज़ चेंजिंग? एंड हाउ our bank should prepare to assess its impact and face it. चेंजिंग रूल्स हमारे ऊपर क्या बदलाव लाने वाले हैं, इसका असेसमेंट करना, और ये जो कंप्लायंस और रेगुलेटरी इंटेलिजेंस में डिस्टिंक्शन है ना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेटरी इंटेलिजेंस अ स्टेप अहेड, इट्स ऑलवेज अ स्टेप अहेड। तो हम मैं आज इस सब्जेक्ट के लिए बात बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल जाके ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी टीम को एक टीम आपको कार्य करनी पड़ेगी। वो किस तरह से करना है, वो भी मैं जैसा ही टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग इस वक़्त बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो ऊपर वाले की दुआ से अच्छी चीज़ ये हो गई कि हमारे ऊपर से ड्यूअल रेगुलेशन उठ गया। जो भी कोई कहता है ड्यूअल रेगुलेशन गलत कहता है, क्योंकि रजिस्ट्रार का आपके बैंकिंग बिजनेस के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, बारिंग वो ओटीएस का रिलीफ आता है, वो छोड़ के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक ही रोल आता है, वो इलेक्शन ऑफ द बोर्ड। उसके अलावा वो बैंकिंग में कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि देर इज अ सिंगल रेगुलेटर नाउ, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम जब ये करते हैं, तो हमारी जो टिपिकल सिचुएशन होती है वो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलते हैं, हमारी ओनरशिप मेंबर्स के पास होती है, हमें सेक्टर स्पेसिफिक प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है, हमारे यहाँ गवर्नेंस के फेलियर बहुत सारे होते हैं। और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि कई बार कोऑपरेटिव बैंक्स जो डिसीजंस होती है, वो डिसीजंस को अडॉप्ट करने में समय लगाती है, सर्कुलर्स को कई बार मिस इंटरप्रेट करती है। इंटरनल लीगल सिस्टम होता ही नहीं है। तुम्हारा लीगल सिस्टम तो तुम्हारा जो पैनल का जो एडवोकेट होता है वही लीगल सिस्टम होता है। हालांकि बड़े बैंकों में होते हैं लीगल डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन अधिकतर बैंकों में लीगल डिपार्टमेंट मतलब तुम्हारा जो पैनल का एडवोकेट होगा, सब्जेक्ट वाला एडवोकेट होगा, वही तुम्हारा लीगल सिस्टम होता है। गवर्नेंस हमारे लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है, हमें समझ में ही नहीं आता है गवर्नेंस के बारे में। और हम लोग हमेशा सर्कुलर आने के बाद रिएक्ट करते हैं। We are more reactive rather than proactive. Regulatory intelligence will make your bank proactive. आप आगे से आने वाली चीजें इन एडवांस देख सकोगे। आप जानते हैं ना, ये बॉन्ड मार्केट में यील्ड कैसे मूव होता है? ट्रंप ने कुछ कह दिया, यील्ड बढ़ गया। ट्रंप ने कुछ अच्छा कहा, यील्ड कम हो गया। मार्केट कैसे रीड करता है ये? मार्केट यही रीड करता है कि ऑयल प्राइसेस कहाँ पे मूव हो रही है। अगर ये मार्केट रीड कर सकता है, तो हम हमारे बैंक के लिए हमें भी ये रीडिंग एबिलिटी बिल्ड करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और जब मैं रेगुलेटरी इंटेलिजेंस की बात करती हूँ, वो कंप्लायंस और इसी चीज़ के जो बीच वाली गैप है, जो दरार है, उसी को वो प्लग करने वाली है। तो हम ये सोचेंगे कि कंप्लायंस से हम लोग स्ट्रैटेजिक रेगुलेशन मैनेजमेंट में किस तरह से पहुंचेंगे। हमें स्ट्रैटेजिकली वहां पे जाना है।
हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई रिजर्व बैंक का सर्कुलर आ गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है, अब सीईओ किसी बंदे को बुलाता है, भाई ये इम्प्लीमेंट कर दो, बात खत्म हो जाती है। ये मॉडल है ना, ये जो सोच है, ये आउटडेटेड होती जा रही है। अगर हम इस पे बदलाव नहीं लाते हैं तो बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है। तो आज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या डिमांड करता है? जो रिजर्व बैंक का सर्कुलर आता है उसको, उसका एंटरप्राइज वाइड इंटरप्रिटेशन वो एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने बोर्ड लेवल अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के ऊपर वो बात करते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल के ऊपर वो बात करते हैं। और रिजर्व बैंक की ये अपेक्षा है कि भाई ये जो मास्टर डायरेक्शन या कोई भी सर्कुलर है उसकी लैंग्वेज के ऊपर न जाए, वो लैंग्वेज के पीछे क्या है, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन, ये समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमने कहा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो सर्कुलर आया था, तो वो डिस्क्लोजर तक ही सीमित नहीं है, वो डिस्क्लोजर के आगे जाता है। गवर्नेंस एक्सपेक्टेशन, इंडिपेंडेंस, फाइड्यूशियरी यानी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, एथिकल लेंडिंग। सो रेगुलेटरी इंटेलिजेंस रिक्वायर्स, बिल्कुल शांति से सुनो, स्ट्रैटेजिक रीडिंग ऑफ द डायरेक्शंस। जब मैं ये कहता हूँ स्ट्रैटेजिक रीडिंग किस तरह से करनी है, उसके बारे में क्या करना है, ये भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस समझो बिल्ड करना है तो क्या क्या करना चाहिए। तुम्हारे बैंक में एक रेगुलेटरी सर्वेलेंस, एक टीम बनाओ रेगुलेटरी सर्वेलेंस की। क्या करेंगे, ये टीम क्या करेगी? कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ रेगुलेटरी मास्टर डायरेक्शंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जुडिशियल रूलिंग्स, आईसीआई के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अगर कुछ डायरेक्शंस आते हैं, हम मेरा सिंपल ये कहना है कि हमें एक रेगुलेटरी वॉच डेस्क विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ 2 सीनियर लेवल फंक्शनरीज हमें करना चाहिए, कि जिन्हें ये समझता भी है, जिन्हें ये समझ है कि रिजर्व बैंक क्या कह रही है। सो ये रेगुलेटरी सर्वेलेंस जो है ना, इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरी चीज या जिसको हम कहेंगे सेकंड पिलर, सेकंड पिलर क्या है? ये जो रेगुलेटरी डायरेक्शंस आती है उसका इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करना। हमारे ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, हमारी कौन सी पॉलिसी में बदलाव आएगा, हमें उसमें कौन सी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज है, हमारा रिस्क एक्सपोजर कहाँ बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने क्रेडिट रिस्क नॉर्म्स अभी रिसेंटली बदले हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, ये कंसंट्रेशन रिस्क वाले पे हमें पूरा पोर्टफोलियो इवेल्युएट करना चाहिए, एसेस करना चाहिए। हमारी ईएमआई सिस्टम पक्की स्ट्रांग होनी चाहिए और स्टाफ भी कैपेबल होना चाहिए। स्टाफ अगर कैपेबल नहीं है तो हमें उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं वो करना बहुत ही अनिवार्य होगा। तीसरा पिलर कौन सा रहेगा? अर्ली वार्निंग एंड फोरसाइट। आगे देखो क्या देखना है आगे। रेगुलेटरी इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइज पैटर्न्स बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी एक्शंस। कहने का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक आजकल रिपीटेड फोकस गवर्नेंस पे है। अब ये पैटर्न किस तरह से इंटरप्रेट करोगे आप? कभी कल जाके तुम्हारे बोर्ड में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया स्ट्रिक्टर हो सकते हैं। साइबर रेजिलियंस पे रिजर्व बैंक स्ट्रेस करती है। क्या मतलब है इसका? भाई टेक्नोलॉजी ऑडिट बढ़ सकते हैं। रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्क्रूटिनी करती है। इसका मतलब ही ये है कि रिजर्व बैंक कल आके डीपर इंस्पेक्शन करेगी। ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताया है, इसी तरह से हर एक डायरेक्शन के ऊपर आपको इंटरप्रिटेशन लेना है एंड देन डिसाइड व्हाट इज कमिंग। और फिर चौथा पिलर जो मुझे दिखता है कि तुम्हारी बैंक का रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क तैयार करना। अब ये रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क जब आप तैयार करोगे तो आप किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे जो डेस्क ये सब मॉनिटर करेगा, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे? कहाँ कहाँ पॉलिसी रिवाइज करनी है,
हमारे स्टेक होल्डर्स को क्या क्या ट्रेन करना है, बोर्ड में क्या ट्रेनिंग देना है, हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर कैसे करेंगे। अगर इंटेलिजेंस आपके पास है ठीक है, लेकिन अब अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो ये इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं, फिर से सुन लीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अब कौन से क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए? एक तो है गवर्नेंस एंड बोर्ड ओवरसाइट। रिज़र्व बैंक का इंस्पेक्टर हमेशा लिखता है, बोर्ड इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर ओवरसाइट। ये प्लग कैसे करना है, इसके बारे में मैंने 1-2 बार वीडियो में बोला है कि हाउ टू प्लग इट। लेकिन गवर्नेंस एंड बोर्ड ओवरसाइट के ऊपर बोर्ड के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, और फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, डायरेक्टर्स एलिजिबिलिटी, टेन्योर लिमिट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन सक्सेशन प्लानिंग, एंड board has to evaluate proactively all these issues and take decision. Normally urban cooperative banks are slow to take decisions. By the time lot of water flows below the bridges. ये करना ठीक नहीं है। दूसरी चीज क्या आने वाली है, आप तो देख ही रहे हैं कि कमर्शियल बैंकों को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे रिजर्व बैंक लेके जा रही है। तुम्हें आने वाला है, क्या हम तैयार है? हम में से कितने लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे हमारा प्रोविजनिंग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या है? कभी तैयारी की है? दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हमारे डिसिप्लिन क्या है, क्रेडिट के डिसिप्लिन क्या है, हमारे सेक्टर वाइज कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स हमने क्या रखी है, हम लोग ओवरड्यू किस तरह से मॉनिटर करते हैं, प्रोविजनिंग किस तरह से करते हैं, सिस्टम से प्रोविजनिंग होता है या नहीं होता है। ये जो रेगुलेटरी इंटेलिजेंस की बात जब मैं करता हूँ, तो ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस helps the banks align lending strategies with evolving prudential norms। अब पिछले 3-4 साल से रिजर्व बैंक आपको पूछती है तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम तो सोच में पड़ गए, लेकिन वो पूछ रहे हैं, और आजकल और एक चीज पूछ रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट हो। इसलिए है, ये तुम्हारे सस्टेनेबिलिटी के लिए है। With rising expectations on scale, technology, investment, resilience, cooperative banks must assess capital adequacy, retained earnings, merger का potential, diversification strategy, policy trends, and the structural reforms which are required। कहना बहुत आसान है, एक एक वर्ड पंचलाइन है, लेकिन इसके ऊपर विचार करने वाली कोई सिस्टम या मेथड या बंदे जब तक हमारे पास नहीं है, तब तक हम लोग वो जो प्रोवर्ब है ना, फोरवॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में रिजर्व और साइबर सिक्योरिटी के बारे में रिजर्व बैंक तो बिल्कुल लात घूसे चला रही है। तो बैंक के बोर्ड्स को भी क्या देखना चाहिए, रिस्क फ्रेमवर्क देखना चाहिए, डिजिटल रिस्क फ्रेमवर्क देखना चाहिए, डेटा गवर्नेंस, और वो डीपीडीपी का एक्ट आया है ना, 1 साल भर के बाद वो परेशान करने वाला है। क्या हमने उसके बारे में कुछ पढ़ाई की है? ये तुम्हारा रेगुलेटरी डेस्क जो है ना, रेगुलेटरी इंटेलिजेंस डेस्क, ये इसकी पढ़ाई करेगा और हमारी तैयारी ढूंढेगा। मैंने कई बैंकों को ये बोलते हुए सुना कि नहीं हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डीपीडीपी भी कंप्लाई करेंगे। भाई लोग, ऐसा नहीं होता है। 250 करोड़ का पेनल्टी है, रिजर्व बैंक तो भी बहुत बिल्कुल चिल्लर में छोड़ देता है। डीपीडीपी का जो रूल्स आए हैं ना, उसमें पेनल्टी बहुत हेवी है। 1 साल के बाद है, हम सोते रहेंगे 1 साल तक? नहीं, ऐसा नहीं करना है। फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में पक्का डिसिप्लिन आपके पास होना जरूरी है। एएमएल केवाईसी कंप्लायंस कल्चर आपको पक्का स्ट्रांग बिल्ड करना है। बेनिफिट्स क्या होते हैं रेगुलेटरी इंटेलिजेंस के? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बढ़ जाता है। तुम लोग, तुम्हारे जो पड़ोसी बैंकर जो है, दूसरी बैंक है, उससे एक कदम आगे चलते हो। सुपरवाइजरी रिस्क कम हो जाती है, रिजर्व बैंक की तुम्हारे ऊपर होने वाली परेशानी बहुत कम हो जाएगी। बेटर गवर्नेंस आपके पास आ जाएगा, आपका रेपुटेशन अच्छा होगा, क्रेडिबिलिटी विद स्टेक होल्डर्स विल गो अप, रेगुलेटरी डायरेक्शंस आप अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पाओगे, आप क्राइसिस प्रिवेंट कर पाओगे, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, उसको आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। ये किस तरह से करना है? रेगुलेटरी इंटेलिजेंस सेल या डिपार्टमेंट या डेस्क, जो भी आप कह लो, क्या करना है? बंदे रखने हैं।
You establish a regulatory intelligence cell, preferably a seasoned banker. They can ensure that this also covers a structured team from your compliance, risk management. Your CEO should be there. दूसरा क्या करोगे, आपको एक डैशबोर्ड बनाना है मंथली। ये मंथली डैशबोर्ड बनाने के बाद ये डैशबोर्ड क्या करने वाला है, आपको नए सर्कुलर कौन से आए आए हैं, पुराने वाले सर्कुलर्स पे हमारे यहाँ कहाँ एक्शन हुई नहीं हुई है, और ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस की क्या थीम है, क्या हमारे पास पॉलिसी गैप्स है, हमें क्या बोर्ड को प्रेजेंट करना है, बोर्ड को क्या समझाना है या एजुकेट करना है। ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू टेक अप। इम्पैक्ट असेसमेंट, किसी भी डायरेक्शन का इम्पैक्ट असेसमेंट करने की प्रैक्टिस आप डाल लो। यू शुड हैव अ फ्रेमवर्क वेयर अंडर रिजर्व बैंक का कोई भी गाइडलाइंस आया तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट में क्या क्या आ सकता है, पॉलिसी में क्या चेंज होगी, नीचे क्या होगा, बिजनेस लॉस क्या होगा, या बिजनेस नया कहां से आएगा। सो इम्पैक्ट असेसमेंट विल बिकम इंपॉर्टेंट। बोर्ड को एजुकेट करना पड़ेगा। बोर्ड हैज टू रिमेंबर दैट दे आर नॉट सपोज टू रन द बैंक, they are supposed to direct the bank, लेकिन how the directions are changing, how the regulator is changing these things। तो ये अगर आप समझाते हो तो आप अच्छी तरह से रेगुलेटरी इंटेलिजेंस डेस्क बना सकते हो। उस जिनकी यहाँ से आपको और एक काम आप कर सकते हो, आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी होता है ना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो होता है ना, उसका आप सिनेरियो एनालिसिस भी इन्हीं लोगों से आप करवा सकते हो कि कल जाके रन लग गया तो क्या करने वाले हैं हम लोग। और ये रेगुलेटरी इंटेलिजेंस की जब मैं बात करता हूँ ना, ये तुम्हारे लीडरशिप की जिम्मेवारी है। तुम्हारा चेयरमैन है, तुम्हारा सीईओ है, तुम्हारे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव से बोर्ड है, तुम्हारा कंप्लायंस है, रिस्क मैनेजमेंट टीम है, तुम्हारा इंटरनल ऑडिट वाला बंदा है। और ये जो लीडर्स है ना, इन्हें क्या सवाल पूछने चाहिए, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई ये जो मास्टर डायरेक्शन आया है या कोई सर्कुलर आ गया है, रेगुलेटर क्या सिग्नल दे रहा है और हमारी क्या वल्नरेबिलिटीज ये डायरेक्शन से एक्सपोज हो रही है, एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी चेंज। ये अगर हम करते हैं तो हमारा फ्यूचर आउटलुक बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कंप्लायंस वाली बात है ना, कंप्लायंस विल सिंपली मेक यू लॉफुल, योर बैंक इज लॉफुल। रेगुलेटरी इंटेलिजेंस विल डेवलप योर बैंक टू बी अ फ्यूचर रेडी। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, बट द बैंक्स हैव टू इवॉल्व अ थॉट प्रोसेस एंड डिजाइन अ रेगुलेटरी intelligence desk in their banks so as to ensure that they face the future banking very effectively and with a lot of efficiency. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share this channel. आप देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार। एक थंब है जो फ्री में प्रेस करना है, वो कर दीजिए करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।